नमस्कार। अब बस कुछ ही दिनों में यूपी का एग्जामिनेशन, आपका यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है। सभी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए एक बहुत ही सरसरी निगाह से, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ, लगभग 1 महीना बचा हुआ है, तो एक सरसरी निगाह से हम लोग उत्तर प्रदेश में जो भी क्षेत्रीय क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, उसकी हम लोग एक तरह से सारांश में, संक्षिप्त में, बहुत लंबे प्रक्रिया में एक सारांश में उसको देखते हैं। ठीक है, और ये इस श्रृंखला की आज पहली क्लास है, तो इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लगभग 10 क्लासेस इसमें रहेंगे। तो आज इसी कड़ी में पहली क्लास है आप लोगों की, और प्रयास यही किया गया है कि जो प्रश्न आए हैं उसको भी ध्यान में रखा गया, और जो प्रश्न आ सकते हैं उनको भी ध्यान में रखा गया। ठीक है, चलिए आप यहाँ देखते हैं। और हाँ, एक तरह से ये फैक्चुअल है, इसमें कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश आयोग जो है वह फैक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, वो 3-3, 4-4 लाइनों में बना रहे हैं, लेकिन अभी भी फैक्ट की ही प्राथमिकता है। चलिए हम लोग आते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न, पहला फैक्ट पर। ओके, फर्स्ट फैक्ट। जब हम लोग पहला फैक्ट देखते हैं, एक चरकुला एक नृत्य है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं, चरकुला एक नृत्य है और यह ब्रज भूमि से संबंधित है। तो सबसे पहला पॉइंट यदि आ जाए, चरकुला क्या है? एक नृत्य है और ब्रज भूमि संबंधित है, याद रखेंगे। और ये एक घड़ा नृत्य है, याद रखेंगे। यदि पूछा जाए क्या नृत्य है, तो ये घड़ा नृत्य है। इसमें एक और चीज है कि सर पर रथ के पहिए, सर पर आप रथ का पहिया रखते हैं, उसके ऊपर कई घड़े को रख करके नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ब्रज भूमि में है, सर पर पहले रथ को रख करके, रथ के पहिए को रख करके, और फिर उस पर कई घड़ों को लगाया जाता है। ये नृत्य का एक विशेषता है, किधर? ब्रज भूमि क्षेत्र में। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हम लोगों का, दूसरा है पाई डंडा। दूसरा जो है वह है पाई डंडा बुंदेलखंड, अहीरों के द्वारा किया जाता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि यह अहीर कम्युनिटी में बहुत ही पॉपुलर है। और क्या है? पाई डंडा, बुंदेलखंड एरिया, कहीं इसे किसी और एरिया से न जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला है नाई नृत्य। यह भी बुंदेलखंड से है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मयूर नृत्य के समान है, महिलाओं के द्वारा। एक बात ध्यान रखेंगे, नाई नृत्य बुंदेलखंड। ठीक है, और याद रखेंगे एक बात, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? नाई नृत्य। अगला है सौरा नृत्य, अगला है सौरा नृत्य। यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ठीक है, याद रखेंगे, हकीमपुर, झांसी, ललितपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। यानी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में हकीमपुर, झांसी और ललितपुर में यह फेमस है। और यह वर्षा ऋतु, यहां पर ध्यान देना है, यह क्या है? वर्षा ऋतु के समय जो किसान हैं, जो कृषक समुदाय है, उनके द्वारा किया जाता है। कृषक समुदाय के लड़के एवं लड़कियों के द्वारा किया जाता है। हाथ में डंडा लेते हैं और डंडा लेकर यह नृत्य किया जाता है। फसल काटने के संदर्भ में यह नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे बड़ा ध्यान से, फसल कटाई के बाद एक समारोह होता है। यानी पहली बात तो यह है कि यह सौरा नृत्य जो है कृषक समुदाय से है, बुंदेलखंड एरिया से है। लड़का और लड़की दोनों इसमें सम्मिलित हैं, युवा लड़के और लड़कियां सम्मिलित हैं। वर्षा ऋतु में होता है, फसल कटाई के बाद का एक पर्व है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है इसी संबंधित एक बहुत ही कॉमन सा है, दीपावली नृत्य। दीपावली नृत्य भी बुंदेलखंडी है। यानी अभी से ऊपर से लेकर 3 हम लोगों ने बुंदेलखंड के देखे हैं। ठीक है, बुंदेलखंडी अहीरों के द्वारा किया जाता है यह नृत्य। याद रखेंगे, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि दीपों को सर पर रख करके प्रज्वलित किया जाता है। दीपों को सर पर रख के प्रज्वलित करते हैं, तो ये एक उस डांस का एक बेसिक फीचर है। ओके, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, बहुत ही अच्छा एक अगला प्रश्न है, फैक्ट है कार्तिक गीत, कार्तिक गीत नृत्य। यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में है।
तो याद रखेंगे कार्तिक नृत्य गीत जो है बुंदेलखंड के एरिया में प्रचलित है। आगे है धोबिया राग नृत्य। धोबिया राग नृत्य नाम से ही प्रचलित मालूम है कि धोबी जाति जो प्रदेश के धोबी जाति है उनमें यह धोबिया राग नृत्य प्रचलित है। ठीक है, और इसमें नृतक धोबी तथा दूसरा नृतक गधा बनता है। वही धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, है ना सर? तो वही वाली बात है। इसमें जो धोबिया राग नृत्य होता है इसमें एक पर्सन क्या होता है, धोबी बनता है, और एक कलाकार क्या होता है, वह गधा बनता है। तो याद रखेंगे, बड़ा ध्यान से इस चीजों को याद रखेंगे। और एक बात याद रखेंगे, यह नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में फेमस है। और एक फैक्ट एकदम न भूलें, इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे। और हाँ, क्लास जो है स्पीड चलेगी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, क्योंकि ये अब रिवीजन दौर चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक है एक है धीवर राग। ठीक है, धीवर राग। धीवर राग बेसिकली कहार जातियों के द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। कोई मंगल कार्य हो रहा हो, वहां पर एक राग है धीवर राग, यदि होता है तो वो किससे संबंधित है, कहार जातियों संबंधित है प्रदेश की। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि संगीत तथा नकारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को नटकरी नृत्य कहते हैं। बड़ा ध्यान समझेंगे, नटकरी नृत्य। ठीक है, ये अगला पॉइंट है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखेंगे। नटकरी नृत्य, नटकरी नृत्य में बेसिकली खेल मुद्राओं के अनुसार ये नृत्य होता है। तो नटकरी नृत्य में खेल मुद्राएं ज्यादा होती हैं। ये कहां होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों के द्वारा किया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों के द्वारा बेसिकली जन्माष्टमी और होली के अवसर पर यह आयोजन किया जाता है। तो याद रखेंगे, धीवर राग कहार जाति में फेमस है और नटकरी नृत्य अहीर जाति में फेमस है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, प्रदेश का लोक नृत्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। और होली और जन्माष्टमी के अवसर पर इसका अधिक प्रचलन किया जाता है। आगे देखिए, आगे है चौरसिया नृत्य। बहुत बढ़िया नृत्य है और ये जौनपुर के कहार समुदाय के द्वारा किया था। तो कहार यदि याद नहीं भी रहे तो प्रदेश का नृत्य है, याद रखेंगे चौरसिया नृत्य जौनपुर में। ठीक है, अगला ये कर्मा नृत्य, ये भी आया हुआ है प्रश्न, कर्मा भी आया पिछली बार, कर्मा चरकुला इन सब से आए हुए हैं क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ये मिर्जापुर और सोनभद्र में हुआ है और याद रखिएगा यहां की जनजातियों के द्वारा ये किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो बड़ा ध्यान समझेंगे, अभी थोड़ा देर आपने पहले पढ़ा, इसमें केवल पुरुष है और इसमें कर्मा में स्त्री और पुरुष दोनों है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये एक बात जानेंगे, प्रदेश में लोक नृत्य में नौटंकी बहुत फेमस है। ठीक है, नौटंकी बहुत फेमस है, बड़ा ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे। और बेसिकली माना जाता है कि हथरसी और कानपुर क्षेत्र में यह नाट्य शैली अपना इमरजेंस को प्राप्त की थी। ठीक है, और इसमें संवाद और गायन, बेसिकली नौटंकी में क्या होता है कि एक संवाद और गायन दोनों का एक मिक्सअप होता है। संवाद और गायन दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं, उसको नौटंकी कहते हैं। और याद रखेंगे, हथरस और कानपुरी नाट्य शैलियों में बेसिकली संवाद और गायन का प्रस्तुतिकरण को ही नौटंकी कहा जाता है। वैसे तो प्रदेश में आज कई जगह यह हो रहा है, लेकिन बेसिकली शुरुआत इसकी हथरस और कानपुर में हुई थी, संवाद और गायन एक साथ। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नौटंकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला एक फैक्ट। अगला फैक्ट है, अब ये तो पता ही है, एक इंपॉर्टेंट सा है, सबको पता है कि उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य में सबसे ऊपर कथक आता है। शायद एक ही नृत्य है कथक, हम लोग को सबको पता है कि कथक को छोड़ करके और कोई नृत्य है नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो एक पॉइंट यह है कि कथक जो है उत्तर प्रदेश की देन है, एक तरह से कहा जाए भारतीय समाज में उत्तर प्रदेश की देन है। और कथक नृत्य वाजिद अली शाह के समय से ही यूपी में चलता हुआ आ रहा है। अगला देखते हैं। ओके 1 मिनट आगे। वाजिद अली शाह जो अंतिम नवाब थे अवध के, उसी समय से कथक नृत्य हो रहा है। और मैंने अभी आपसे कहा एक बात यह भी ध्यान रखिएगा, तो यह है कि कथक जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश में है। और हाँ, शास्त्रीय संगीत में सिर्फ 8 शास्त्रीय संगीत है, सॉरी है ना, उसमें से सिर्फ क्लासिकल डांस, मैं संगीत की बात नहीं कर रहा हूं, गलत माफी चाहता हूं। 8 क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल डांस में से सिर्फ एक कथक जो है वो उत्तर भारत से है, बाकी कोई भी उत्तर भारत से नहीं है। आइए अब आते हैं कजरी। कजरी लोकगीत। अब ये लोकगीत है, ठीक है, सावन के महीनों में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, ठीक है, और मिर्जापुर में बहुत लोकप्रिय है। तो याद रखेंगे कजरी एक तरह से लोकगीत है, नृत्य नहीं है, ये क्या है, लोकगीत है, और यह मिर्जापुर में बहुत ही लोकप्रिय है। आपको पता होगा अल्हा लोक नृत्य, अल्हा और उधल दो सेनापति थे, और बुंदेलखंड के क्षेत्र के परमर्ती देव के 2 सेनापति, बड़ा ही वीरतापूर्वक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अल्हा और उधल की वीर गाथाओं का वर्णन किया जाता है अल्हा लोकगीत में। याद रखेंगे यह बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय है। सुलह-ए-कुल महोत्सव, याद रखेंगे सुलह-ए-कुल महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। और आपको पता होगा अकबर की नीति थी सुलह-ए-कुल की नीति, और इसी नीति के अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों को दोनों को एक साथ, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित अकबर की जो पॉलिसीज थी उसी को सुलह-ए-कुल की नीति कहा गया। तो प्रत्येक साल सुलह-ए-कुल महोत्सव मनाया जाता है आगरा में, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुंभ, देखिए महाकुंभ जो होता है वो 12 वर्षों में एक बार होता है, और अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 साल में होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए। रामलीला, रासलीला और नौटंकी के बारे में तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने। ये प्रदेश के कुछ लोकनाट्य हैं जिसको बहुत ही पॉपुलर है। रामलीला बेसिकली कहा जाए इसका कोई मानक रूप तो है नहीं, क्योंकि हर तरफ हर शैली में रामलीला मनाई जाती है। तो रामलीला के बारे में कहा जाए तो इसका कोई मानक रूप है नहीं। लेकिन रासलीला के बारे में यदि कहा जाए तो इसमें गायकी और अभिनय, ध्यान रखेंगे यहां पर कोई मानक है नहीं, लेकिन यहां पर क्या है कि रासलीला में बेसिकली क्या होता है, गायकी और अभिनय दोनों साथ होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे गायकी और अभिनय रासलीला में याद रखेंगे गायकी और अभिनय साथ साथ होते हैं। नौटंकी आप पढ़ चुके हैं, तो मैं यहां दोबारा नौटंकी के बारे में बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन ध्यान देंगे कि नौटंकी के विकास के लिए है ना, नौटंकी कला केंद्र की स्थापना की गई है। एक बात याद रखेंगे, इस कला के विकास के लिए नौटंकी कला केंद्र की स्थापना की गई है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य नाट्य संस्थाएं हैं, उसके बारे में जरा चर्चा करें। पहला है भारतीय जन नाटक संघ, ये आगरा में है। भारतीय जन नाटक संघ कहाँ है, आगरा में है। दूसरा है साधना नाट्य कला केंद्र, ये गाजियाबाद में है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है यायावर, यह लखनऊ में है। कहां है, लखनऊ में। नेहरू बाल भवन, यह इलाहाबाद में है, ठीक है। अभिनय ज्योति, यह वाराणसी में है। अभिनय ज्योति कहां है, वाराणसी में है, ठीक है। आगे देखिए 8 फरवरी 1962, फरवरी याद ना रहे तो 1962 याद रखेंगे। प्रदेश की राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। कहां की गई थी, लखनऊ में। प्रदेश की ललित कला अकादमी की स्थापना कहां की गई थी, लखनऊ में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यदि आ जाए कि ललित कला अकादमी जो प्रदेश में बना था
1962 में उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे संपूर्णानंद। पहले अध्यक्ष कौन थे? संपूर्णानंद। आइए आगे। माना जाता है कि जो पहली फिल्म आलम आरा है, आप लोग सुने होंगे कि आपसे पूछा जाता है जीके में कि पहली फिल्म क्या थी? आलम आरा। तो माना जाता है इसका निर्देशन करने वाले व्यक्ति देवरिया के थे और नाम क्या था? बीपी मिश्र। बीपी मिश्र ने ही पहला, कहा जाए 1931 में आलम आरा फिल्म को डायरेक्ट किया था। अब आते हैं आगे, देखते हैं छोटी छोटी बातें और भी जरा देख लेते हैं। ये जनजातियों से संबंधित है, जरा देखते हैं। प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां क्या क्या है? पता ही आपको है। गोंड है, बुक्सा है, थारू है, राजी है, जौनसारी है, खारवाड़ है और मिहिगीर है। क्या क्या है? मिहिगीर। तो ध्यान रखेंगे, गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खारवाड़ और मिहिगीर, ये सभी प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए आगे देखते हैं अब कुछ और बातें जनजाति पर। माना जाता है कि आपसे प्रश्न आ जाए कि कहां पर कोई भी जनजाति नहीं मिलती है, तो फैजाबाद और जालौन, याद रखेंगे फैजाबाद और जालौन में जनजाति नहीं है। इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान रखना है, एक भी जनजाति नहीं है फैजाबाद और जालौन में। दूसरा देखिए, गोंड उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ठीक है, याद रखेंगे 5 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या है गोंड की। इसके बाद आते हैं खारवाड़। कौन आते हैं? खारवाड़, 1,60,000। और उसके बाद थारू समूह आते हैं, ये है 1,05,000 के आसपास में। तो सबसे पहले कौन है? गोंड, फिर क्या हुए आपके सेकंड नंबर पर? खारवाड़ और फिर थारू। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वैसे थारू समूह में कई जनजातियां होती हैं। थारू एक कम्युनिटी है पूरी की पूरी जनजातियों की, उसमें कई जातियां और भी हैं, लेकिन यूपी में थारू से संबंधित सिर्फ थारू मिलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, आगे है, ध्यान देंगे, वो यह है कि थारू जनजाति प्रदेश के कहां पर पाई जाती है? गोरखपुर के तराई भाग में। तो याद रखेंगे थारू कहां पाई जाती है? गोरखपुर के तराई भाग में। ठीक है, आगे आइए। ये लोग अपने आप को किरात वंशी मानते हैं, यानी थारू अपने आप को क्या मानते हैं? किरात वंशी। हम लोग किरात वंशी थे। ठीक है, और एक बात और बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये लोग दीपावली को शोक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। दीपावली को एक शोक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। आगे ध्यान रखेंगे। और एक बात और, इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने, याद रखेंगे, थारू जनजातियों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की है। याद रखेंगे, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी में एक विश्वविद्यालय नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आगे आइए, बजहर। बजहर एक फेस्टिवल है थारू जनजाति का, याद रखेंगे, इससे ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि आरंभ 2 क्या है, तो ये याद रखेंगे थारू जनजाति के विकास के लिए लाया गया एक योजना। आगे चलिए जरा देखते हैं। जौनसारी जनजाति के बारे में जरा देखते हैं। जौनसारी जनजाति जो है कुछ पर्व मनाती है, जैसे बिक्सु, पाचोंग या पोचोइंग और दियाई। दियाई, बिक्सु और पांचोइंग, ये जो फेस्टिवल है ये कौन मनाता है? जौनसारी मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। बुक्सा एक इंपॉर्टेंट जनजाति है। भोक्सा या बुक्सा दोनों ही कहते हैं इसे। ये कहां मिलते हैं? बिजनौर में। तो याद रखेंगे, बुक्सा जनजाति जो है वो बिजनौर में मिलती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये अपने आप को मानते हैं कि हम राजपूत घराने से हैं। किससे हैं? राजपूत घराने से। चलिए आगे। बुक्सा अपने आप को कहते हैं कि हम राजपूत घराने के हैं। आगे देखिए, आगे है कि बुक्सा जनजाति के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, सर्वोच्च व्यक्ति होता है, उसे क्या कहा जाता है?
तखत। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। क्या कहलाता है? तखत। तो तखत आप कहीं प्लेट व्लेट मत समझ लीजिएगा, तखत बुक्सा जनजाति संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, बहुत ही सरल है। देखिए, गौंड जनजाति समूह में गौंड भी आता है, धुरिया भी आता है, नायक भी आता है, ओझा भी आता है, पथारी भी आता है और जगगौंड भी, राजगौंड भी आते हैं। कौन कौन आते हैं? राजगौंड, पथारी, ओझा, नायक, धुरिया, गौंड, ये सभी गौंड समूह के हैं। ठीक है, ये कहां कहां मिलते हैं? तो मैंने तो यहां है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। इन सभी क्षेत्र में ये सारी जनजाति गौंड समूह की जनजातियां मिलती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अधिकतर पूर्वांचल। तो गौंड समूह की सारी जनजातियां महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलती हैं। खारवार समूह में आते हैं। खारवार समूह देवरिया, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी में है। ध्यान में रखेंगे। सहरिया ललितपुर में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और एक ही है। पहरिया जो है ये बेसिकली सोनभद्र में है। पहरिया भी एक कम्युनिटी है, ध्यान रखेंगे। सोनभद्र में बेगा, बेगा भी सोनभद्र में है, यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला है पांखा और पनिका, ये दोनों ही सोनभद्र और मिर्जापुर में। तो एक बात ध्यान रखेंगे, मिर्जापुर और सोनभद्र, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये सब जनजातियां मुख्यतः इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, अधिकतर जनजातियां। आगे है आपका अगरिया। अगरिया जनजाति जो है ये सोनभद्र में है। पटरिया भी आपका सोनभद्र में है। चैरो, चैरो क्या है? कोई नित्य नहीं है, आदिवासी है, याद रखेंगे। सोनभद्र और वाराणसी में मिलता है। भुइया, बेसिकली भुइया ही कहते हैं इसको, सोनभद्र में है। भुइया कहां है? सोनभद्र में। तो इसको आप लोग बेसिकली रिवाइज करते रहिए और देखते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ, 1 महीना है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी से इसको आप अपने मेमोराइज करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है महिगीर। महिगीर जनजाति जो उत्तर प्रदेश का, ये बिजनौर में मिलता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। याद रखेंगे, ये जनजाति बेसिकली फॉलोइंग यदि कहा जाए कौन इस्लाम धर्म को अपनाए हुए हैं, तो महिगीर। खारवार जनजाति के लोग मुख्यतः सोनभद्र जिले में रहते हैं, आपको सब पता है, बता दिया गया। अब इस पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, इस पर भी ध्यान रखेंगे। दौलतबंदी भी कहते हैं ये अपने आप को, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे चलिए। आगे है एक पॉइंट और भी है कि कर्मा नृत्य जो है ये खारवार जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस सबको आप लोग को ध्यान में रखना है। और आज की क्लास के लिए इतना ही है। रिवीजन क्लास है, रिवीजन शेड्यूल चल रहा है और इस शेड्यूल में ये पहली कड़ी थी। हम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा कि इस सीरीज की पहली ये यूपी, इस साल अभी 1 महीना बस बचा हुआ है, यूपी पीसेस की कड़ी में यह क्रैश कोर्स की तरह है और इसकी ये पहली कड़ी है। चलिए बदला है ना, आगे हम लोग अगली श्रृंखला में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।